हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। पहले दोस्तों बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो परीक्षा आपकी 15 जून से प्रस्तावित थी, तो उसमें पहले ये था कि 7 जून तक आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको बढ़ा करके 20 जून एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट और आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जो है कि जमा करने की डेट 20 जून कर दी गई। इसका मतलब ये है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म 20 तारीख तक भरे जा रहे हैं, आपकी फ़ीस 20 तारीख तक जमा हो रही है, तो उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जब आपकी फॉर्म फिलअप कंप्लीट होगा, आपकी फ़ीस कंप्लीट जमा होगी, है ना, प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये 15 जून से परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अब जो परीक्षा, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट है कि सर अब परीक्षा कब होगी। तो देखिए, अब परीक्षा आपकी अगर 20 जून तक सिर्फ फॉर्म भरा रही है, तो मुझे लगता है अब परीक्षा आपकी जुलाई फर्स्ट वीक में ही होगी। कब होगी? जुलाई फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये हमने पहले शुरुआत में आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉमेंट था। मैं सोच रहा था अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं, हमने कहा चलो इसी में बता देते हैं आपको। अब परीक्षा आपकी वही लगभग जुलाई फर्स्ट वीक में किसी भी डेट से शुरू हो सकती है। और जिन विद्यार्थियों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही ये गोल्डन चांस उनको मिल गया है, सुनहरा मौका उनको मिल गया है कि अब वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये था कि समय अचानक से सडनली डेट आ गई थी, पता नहीं था कि इतनी जल्दी पेपर हो जाएगा। सडनली आपकी 15 जून से उन्होंने एग्ज़ाम को प्रस्तावित कर दिया और डेट आ गई, लेकिन अभी उसको थोड़ा इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी आपके पास मौका है, आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने पूरे सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये मान के चलो 1 महीना है आपके पास, ठीक है, 25-30 दिन तो लगभग आपके पास आपको मिल ही गए हैं, आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। आइए आते हैं टॉपिक पे। हमारी ये जो सीरीज़ है वो चैप्टर वाइज चल रही है, यानी कि हम चैप्टर वाइज MCQs करा रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। अभी ये आपका पेपर फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के ही क्वेश्चंस रहेंगे। ये इतने अच्छे तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को मेंटेन किया है कि यहाँ से चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वो यहीं से मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, समय पर्याप्त है हमारे पास, हम आपके पास, तो आसानी से पढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बीएड और सीटेट दोनों साथ में लेकर के चलें, अगर सीटेट दे रहे हैं तो। क्वेश्चन कहता है, किस दृष्टिकोण से मानव जीवन में, पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, किस दृष्टिकोण से मानव जीवन सरल हो गया? तो वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मानव जीवन सरल हुआ है या आध्यात्मिकता की वजह से? तो प्यारे दोस्तों, आज आपको भी पता है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तो वैज्ञानिक या साइंटिफिक डेवलपमेंट की गति अपनी चरम सीमा पर होने की वजह से नित्य नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, और इन वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप मानव का जीवन भौतिक रूप से तो सरल हो गया। प्यारे दोस्तों, मानव का जीवन भौतिक रूप से तो सरल हो गया, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार बढ़ते चले गए, हमारा आधुनिक युग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें कमी भी आ रही है। एक तो नैतिकता की कमी देखने को मिल रही है, वो मोरलिटी नहीं रही, वो इटिकेट मैनर्स नहीं रहे, वो अध्यात्म भी नहीं रहा, आध्यात्मिकता की भी कमी देखने को मिल रही है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जीवन में किस चीज़ की कमी आई है, तो नैतिकता और अध्यात्म की कमी देखने को मिल रही है, और वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से हमारा जीवन सरल हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, किस दृष्टिकोण से मानव जीवन में कमी देखने को मिल रही है? देखिए, नैतिकता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो इटिकेट मैनर्स मोरलिटी नहीं रही, है ना, वो नैतिकता, वो आचार व्यवहार लोगों के अंदर नहीं रहा, वो प्रेम सौहार्द भाईचारे भ्रातृत्व की भावना लोगों के अंदर अब नहीं देखने को मिलती, वो अपनापन लोगों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। अध्यात्म की भी कमी आई है, अब लोग नास्तिक भी हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते या भगवान पर सवाल उठाते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यह इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे जो सी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, सामाजिक समस्याएं जो चिंता का विषय बनी है। तो आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जो चिंता का विषय बनी हुई है, जैसे कि आपका आतंकवाद हो गया, युद्ध हो गया, है ना, आपका अत्याचार है, अशांति फैली हुई है, असुरक्षा, व्यक्ति सुरक्षित नहीं है,
ठीक है, अपराध जो बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, हिंसा है, वर्ग संघर्ष है, लोग जातियों में बंट चुके हैं, विभेद हो गया है, शोषण हो गया है, अनाचार फैला हुआ है, बलात्कार, अत्याचार, ये सब सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो चिंता का विषय बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संस्कृति किन कारणों से त्रिवेणी कही जाती है, यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये किस वजह से त्रिवेणी कही गई है। तो इसमें आपका वेद की वजह से, तंत्र की वजह से और योग के कारण। ठीक है, किसकी वजह से? वेद, तंत्र और योग के कारण हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको त्रिवेणी कहा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। आप ये जो वेद, तंत्र, योग, इनकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति त्रिवेणी मानी जाती है। ये ध्यान रखें कॉन्सेप्ट को आप। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ वही 70-75 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 चैप्टर से 70-75 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन कहीं से पूछ ले बच के नहीं जाने वाला। हम अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को किस प्रकार जीवित रख सकते हैं? हम अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को यदि जीवित रखना चाहते हैं तो भारतीय चिंतन में निहित बातों को समझना होगा, या फिर भारतीय विविधताओं को सम्मान देते हुए, हमारे भारत में जो विविधता है, विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उसको सम्मान देते हुए उसमें एकता स्थापित करना, दोनों सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें भी हमारे ये दोनों ही बातें सही हो जाती हैं कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को इस दोनों ही तरीके से जीवित रख सकते हैं। एक तो भारतीय चिंतन में निहित जो बातें हैं उनको हमें समझना होगा और विविधताओं को हमें सम्मान देना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का समय क्या है? तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह हजारों वर्ष पुरानी है, कोई आजकल की नहीं है, है ना, 100-200 साल की नहीं है, हजारों साल पुरानी है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, एक से बढ़कर के एक प्रश्न है। आपको सुनहरा मौका मिला है और टीचिंग वैकेंसीज भी जोरों से आने वाली हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। योगी जी बिल्कुल एक्शन में आ गए हैं। क्यों एक्शन में आ गए हैं? क्योंकि उनको थोड़ा ठोकर लगी है। ठीक है, ठोकर लगी यहाँ पे जो है कि ठोकर लगी है कि मतलब अब आने वाला जो उनका 2027 का चुनाव वो खतरे में जा सकता है इस तरीके से। तो जैसे अभी उनका प्रदर्शन देखने को मिला अखिलेश जी का यूपी में, तो उनके ऊपर थोड़ा ठोकर लगी, तो अब वो जरूर एक्शन में आएंगे। जरूर आपकी शिक्षक भर्ती भी आएगी और भी जो विभाग हैं, चलो उनसे तो अलग छोड़ दो, लेकिन शिक्षक भर्ती की बात करें तो आपको देखने को मिलेंगी। और आप अच्छे तरीके से बीएड को क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं किसी में बैक लग गई तो आप किसी भी भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे जब तक वो आपका बैक क्लियर नहीं होगा। चाहे आप सीटेट 4 बार पास किए हों, अगर बीएड में बैक लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप बीएड को अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स के कंप्लीट कर लें। ठीक है, हम यानी कि भारतीय एक बार पुनः विश्वगुरु बन सकते हैं। किसके माध्यम से? ज्ञान परंपरा का अध्ययन करके हम भारतीय विश्वगुरु बन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान, प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों का अध्ययन करके, तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। हम ज्ञान परंपरा का भी अध्ययन करें, जो आधुनिक विज्ञान है उसके साथ में चलें, प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों का अध्ययन करें, तो हम एक बार फिर से विश्वगुरु बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हम अपनी ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? देखिए, हम अपनी ज्ञान परंपरा को यदि हमें बचाना है तो उसके लिए अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा और हमारी जो भारतीयता है, हमारी भारतीयता की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अपनाना होगा। वेद मूलक शिक्षा से हमें प्रेरणा लेनी होगी, तभी हम अपनी ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन कितने अनुभागों में वर्गीकृत है? अगर यहाँ पे अनुभाग पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन को 3 अनुभागों में इसको बांटा गया है। कितने अनुभागों में? 3 अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वो 3 अनुभाग हैं? पहला है हमारा तत्व मीमांसा, प्यारे दोस्तों, पहला है तत्व मीमांसा। ठीक है, दूसरा है ज्ञान मीमांसा। इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, कितने अनुभागों में बांटा गया है? ज्ञान मीमांसा। तीसरा है हमारा मूल्य मीमांसा। क्या है? मूल्य मीमांसा। ठीक है, बात क्लियर हुई। ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन को 3 अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है। वो हमारे 3 अनुभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार क्या है? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा का सार अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा भैया?
सत्य या तत्व सृष्टि का मूल कारण है। पहली बात तो सत्य या तत्व की हम बात करें तो यह क्या है, मूल सृष्टि का मूल कारण है। ज्ञान या प्रकाश सत्य को जानने की एक प्रक्रिया है। अगर आप सत्य को, ट्रूथ को यू वांट टू नो, तो आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। अमृत या परम, शुभ हेतु, आचरणगत नियम को जानना, ये सब क्या है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के सार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वेदों या शब्द प्रमाण के आधार पर ज्ञान परंपरा का वर्गीकरण किया गया है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें वेदों के आधार पर ज्ञान परंपरा का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है। एक तो आस्तिक में किया गया है, एक तो आस्तिक में और दूसरा नास्तिक में। ठीक है, आस्तिक में वो लोग आते हैं जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं। ठीक है, वेदों में विश्वास रखने वाले अर्थात आस्तिक, वेदों में विश्वास रखने वाले, ईश्वर को मानने वाले आस्तिक होते हैं। वेदों में विश्वास न रखने वाले यानी कि जिनमें जो है कि विश्वास, ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, वो नास्तिक हो जाते हैं। तो ये दो वर्गों में यहाँ पे इनको बांट दिया गया है। क्वेश्चन कहता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है। देखिए, उपनिषद की अगर बात की जाए तो उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है मुक्ति का अर्थ क्या है। भौतिक सुख से व्यक्ति मुक्त हो जाए या दुख के भाव से मुक्त हो जाए। देखिए, मुक्ति का अर्थ होता है व्यक्ति भौतिक सुख एवं दुख, भौतिक सुख एवं दुख के भाव से मुक्त होकर के आत्मिक आनंद को परम शुभ के रूप में प्राप्त करे, यही तो मुक्ति है। भारतीय ज्ञान परंपरा ये मानती है कि मुक्ति एकमात्र मार्ग है। जो मुक्ति है ये क्या है, मुक्ति एकमात्र क्या है, एकमात्र ज्ञान, एकमात्र वो रास्ता है, एकमात्र मार्ग है जिससे कि व्यक्ति दुख के सभी कारणों से निवृत्त हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा डैश में समाहित है। किस में समाहित है, तो हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा है यह भारतीय दर्शन में समाहित है। किस में समाहित है, भारतीय दर्शन में समाहित है। ध्यान दीजिएगा। मीमांसा का अर्थ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मीमांसा का अर्थ क्या होता है। देखिए, मीमांसा का अर्थ होता है गहन विचार, परीक्षा एवं अनुसंधान। ठीक है, ये अर्थ होता है मीमांसा का। अगर यहाँ पे जैसे जो सी ऑप्शन दिया है विश्लेषण, चिंतन या मनन, तो ये किसका अर्थ है, ये अर्थ है दृश्यते इति दर्शनम। क्या होता है, दृश्यते इति दर्शनम का अर्थ होता है विश्लेषण, चिंतन या मनन। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। दृश्य, अगर आपसे पूछ ले कि दृश्यते इति दर्शनम का अर्थ बताएं, इति दर्शनम, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा विश्लेषण, चिंतन या मनन। और मीमांसा का अर्थ होता है गहन विचार, परीक्षा एवं अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है साविद्या या विमुक्तये का अर्थ क्या होता है। साविद्या या विमुक्तये का अर्थ होता है जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे, वही विद्या या ज्ञान है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। वेदों का अंतिम अंश किसे माना जाता है। वेदों का अंतिम अंश उपनिषद को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, किसको माना जाता है, वेदों का अंतिम अंश किसको माना गया है, उपनिषद को माना गया है। ठीक है, और अगर पूछ ले आपसे कि देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा के सार अगर पूछ ले कौन है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के सार भी उपनिषद ही हैं। कौन है, उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। वैदिक मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। प्यारे दोस्तों, वैदिक मंत्रों को ध्यान दीजिएगा 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन से वो 4 भाग हैं। एक तो आ जाता है इसमें आपका संगीता, दूसरा ब्राह्मण, संगीता ब्राह्मण, तीसरा आ जाता है आरण्यक, क्या आ जाता है, आरण्यक। एक और वीडियो मैंने शायद ये बताया था आपका, और लास्ट वन आपका आता है उपनिषद। ठीक है, ये बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नए क्वेश्चन। वैदिक मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन से, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है
कि किस उपनिषद में मनुष्य जीवन के समस्त ज्ञान को विद्या कहा गया है। तो वो कौन सा उपनिषद है, वह आपका मुंडक उपनिषद है प्यारे दोस्तों। क्या है, मुंडक उपनिषद में ज्ञान का एक बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन किया गया है, ठीक है। और इस उपनिषद में मनुष्य जीवन के समस्त ज्ञान को विद्या कहा गया है। और यहीं पे जो है कि इसको दो भागों में बांट दिया गया है, अपराविद्या पराविद्या, ठीक है। उसको हम अभी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उपनिषद ज्ञान का लक्ष्य है, यानी कि उपनिषद ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो उपनिषद ज्ञान का लक्ष्य होता है ब्रह्म और आत्मा की एकता। ब्रह्म और आत्मा की एकता ही उपनिषद ज्ञान का लक्ष्य है। और इस ज्ञान को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसका जीवन सदाचार से युक्त हो। कैसा हो, जिसका जीवन सदाचार से युक्त हो, वही व्यक्ति इस ज्ञान को धारण कर सकता है। और उपनिषद ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य शोक और मोह से भी तर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी रहेगा वो राइट हो जाएगा। और यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे पेड कंटेंट के बारे में। एग्ज़ाम आपका थोड़ा आगे बढ़ गया है, आपको थोड़ा समय मिल गया है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। क्या है, यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। यहाँ से आप जो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की थी वो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 75 में 75 मार्क्स आपको लाने का मौका है आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है। 75 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप अगर 75 सही होते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको आगे शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। पेड कंटेंट में आपको मिलता है फुल सब्जेक्टिव कंटेंट। सब देखिए, अगर आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव फिर कहीं से क्वेश्चन पूछ ले आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात, हम आपको फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट भी दे रहे हैं जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज इंक्लूड हैं। वन लीनियर कंटेंट दे रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। वन लीनियर में एक लाइन में आपको 2-3 लाइनें क्लियर, 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इस तरीके से एक लाइन में चीज़ें क्लियर हैं। PYQs विद सॉल्यूशन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको फुल ऑब्जेक्टिव टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन बैंक की PDF मिलेगी। हर सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे आपको, ठीक है। और जिसमें आपका इजी नोट्स रहेगा, एग्जाम टाइम की गोल्ड सीरीज रहेगी, पवन सीरीज रहेगी। ये सारा मटेरियल आपको एक साथ एक जगह प्रोवाइड करा दिया जाता है। हमारे जो नोट्स रहते हैं प्यारे दोस्तों वो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। कोई ऐप नहीं है और कोई वेबसाइट नहीं है, सीधा व्हाट्सएप पे आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए आप हमें 9628182649 आप PDF को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। जब मर्जी चाहे, जहां मर्जी चाहे आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखा भी दूंगा वीडियो में आगे कि सब्जेक्टिव कंटेंट किस तरीके का है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके का है, वन लीनियर किस तरीके के हैं, PYQs किस तरीके के हैं और ये सारा कंटेंट किस तरीके का है। आइए आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पराविद्या, देखिएगा, पराविद्या एवं अपराविद्या का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है। तो देखिए, पराविद्या एवं अपराविद्या का अगर वर्गीकरण की बात की जाए, केवल आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में नहीं, केवल व्यवहारिक ज्ञान के रूप में नहीं, जो पराविद्या है यह अध्यात्म यानी कि ये ईश्वर से कनेक्ट करने का काम करती है। और जो अपराविद्या है ये व्यवहारिक ज्ञान से हमारा परिचय कराती है, लौकिक जगत से हमारा परिचय कराती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के रूप में पराविद्या एवं अपराविद्या का वर्गीकरण किया गया है। अभी आगे हम जो वैदिक काल का हमारा चैप्टर आएगा उसमें इस क्वेश्चन को हम विधिवत तरीके से आपको समझा देंगे। किसके अंतर्गत सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया गया है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, मूल मीमांसा के अंतर्गत, या फिर इन सभी के अंतर्गत सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सृष्टि के अगर मूल कारण पर विचार करने की बात है तो इसका जो विचार किया गया है वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ज्ञान परंपरा के अकॉर्डिंग तत्व मीमांसा जो है ये भारतीय ज्ञान परंपरा या दर्शन की वो शाखा है जिसमें सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया गया है, ठीक है। अगर ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा में अनेक प्रकार के प्रश्नों को मुख्य माना गया है, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान की संभावना भी है या नहीं है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या हैं,
ये सारे क्वेश्चंस आपके ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आ जाते हैं। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के उद्भव, स्वरूप, प्रमाणीकरण और सीमा, इन सब चीज़ों पर विचार किया गया है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत भी समस्त ज्ञान के साधन और प्रक्रियाएं इंक्लूड हैं या आती हैं, जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं मूल मीमांसा की बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मूल मीमांसा के बारे में, तो जो मूल मीमांसा है इसमें मूल्य, स्वरूप, प्रकार और उनकी तात्विक सत्ता का विवेचन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर जो तत्व मीमांसा है A1 वह राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है किसके सम्मिलित रूप को त्रिपुटी सवित कहा जाता है? किसके सम्मिलित रूप को? तो प्यारे दोस्तों, इसमें ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान तीनों अवयवों के द्वारा समग्र ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है और इन तीनों का ही सम्मिलित रूप त्रिपुटी सवित कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज्ञानेन मुक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, ज्ञानेन मुक्ति अर्थात ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति संभव है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानेन मुक्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति संभव है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मुक्ति का अर्थ होता है व्यक्ति भौतिक सुख और दुख के भाव से मुक्त होकर के आत्मिक आनंद को परम शुभ के रूप में प्राप्त करे, यही मुक्ति होती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। इनमें से किसको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है? नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आपका आता है चारवाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन। चारवाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन को किस में रखा गया है? इनको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। वेद और उपनिषदों के सार, क्वेश्चन कहता है वेद और उपनिषदों के सार की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? श्री भागवत गीता को, श्रीमद् भागवत गीता को वेद और उपनिषदों के सार की संज्ञा दी गई है। और अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना है। नेक्स्ट वन इज मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। महात्मा गांधी का तो स्टेटमेंट था, क्या कहते हैं उसको, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी इसी तरीके से कुछ था कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सामंजस्य स्थापित करती है। अरस्तू की बहुत छोटी सी परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य का निर्माण ही शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्रापरम योग बताया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को क्या कहा है? परंपरा प्रापरम योग। ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य निर्धारक कौन है? भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य निर्धारक शब्द और प्रमाण हैं। ये दोनों ही क्या हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य निर्धारक का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। जब सर्वांगीण विकास होता है तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, है ना, भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, हर तरीके का विकास इसके अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको 5 तरीके का कंटेंट बताया था जो आपको मिलने वाला है। इसमें सबसे पहले ये सब्जेक्टिव कंटेंट है। ये क्या है? ये सब्जेक्टिव पीडीएफ है और ये सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप समझ पाएंगे, जैसे जो मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चंस में बताया कि जो ज्ञान मीमांसा है इसके अंतर्गत ज्ञान क्या है, ज्ञान की संभावना भी है या नहीं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है ना। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था तत्व मीमांसा, जिसमें सृष्टि के मूल कारण पर विचार किस मीमांसा के अंतर्गत किया गया है? तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके या जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारा इसमें आपको ये जो हमारी सब्जेक्टिव कंटेंट, सब्जेक्टिव जो पीडीएफ है, इसमें इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? 2 प्रकार की विद्या होती है, परा अपरा, है ना। देखिए, परा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, कर्म, उपासना के द्वारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है इसका बोध कराना। अपरा का अर्थ क्या होता है? ये तो सब्जेक्टिव कंटेंट आप देख पा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो केंद्र है इनके बारे में शॉर्ट में लिखा है, वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केंद्र तक्षशिला है ना। और जैसे मिथिला है, काशी है,
और वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किस तरीके से होता था। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको चीज़ें मिलेंगी, सैडलर कमीशन है ना, मुदालियर आयोग है, शिक्षा आयोग है, ये सारी चीज़ें, वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा है, ये सारा जो है ये सब्जेक्टिव कंटेंट है। इसके बाद अगर मैं आपको वन लीनियर दिखाना चाहूँ, वन लीनियर की पूरी पीडीएफ अलग रहेगी। इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाला गया है। जैसे दृश्यते इति दर्शनम का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया भी था। विश्लेषण, चिंतन या मनन, चिंतन को मीमांसा की संज्ञा भी दी गई है। मीमांसा का अर्थ होता है गहन विचार, परीक्षा एवं अनुसंधान। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ा रहा था पहले चैप्टर से, ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन 3 अनुभागों में वर्गीकृत है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। सा विद्या या विमुक्ति का अर्थ होता है जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे वही ज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कम समय में आपको एक तो सुनहरा मौका मिल गया है। कम से कम समय में अब आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड, वेल मेंटेन कर सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन करके और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको मिलने वाला है, आपको क्या कहते हैं इसको, जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना अंग्रेज कर्मचारी को भारतीय भाषा सिखाने के लिए की। ये वन लीनियर कंटेंट में आ जाता है। अगली पीडीएफ आपको मिलने वाली है एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की। इसमें यहाँ पे विषय सूची हमने दे दी है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, आपके पीवाईक्यूज कहाँ से कहाँ तक मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो देखिए ये चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर 15 के क्वेश्चन हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे चैप्टर 16 के क्वेश्चन हैं, इस तरीके से। फिर आगे ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं 200, 150 जो भी हैं, और फिर यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप चीज़ों को देख पाएंगे कि 2022 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से लगा होगा, देखिएगा यहाँ से 2022 का क्वेश्चन पेपर लगा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको 2030 का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। ठीक है, और वही सारे क्वेश्चंस इनमें पूछे गए हैं जो हमने आज तक बच्चों को पढ़ाए हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और इसके साथ मैंने आपको सब्जेक्टिव दिखाया, वन लीनियर दिखाया, ऑब्जेक्टिव दिखा दिए, पीवाईक्यूज दिखा दिया। अब हम आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखा देते हैं। हमने आपको 3 सीरीज़ बताई थी कि आपको 4 पेपर की 3 सीरीज़ मिलेंगी, 3 सीरीज। जैसे ये पवन की सीरीज़ है, फुल ऑब्जेक्टिव है, इसमें फुल ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ ये ताकि आप इससे प्रैक्टिस कर पाएँ या और क्वेश्चंस पढ़ पाएँ। हालांकि जितना हमारा कंटेंट है वो पढ़ लेंगे उतना ही पर्याप्त है, लेकिन ये भी हम साथ में प्रोवाइड करा देते हैं। फिर उसके बाद ये आती है आपकी एग्ज़ाम टाइम की गोल्ड सीरीज़ है। ठीक है, ये देखिएगा इसमें भी फुल ऑब्जेक्टिव है ये, और जो क्वेश्चंस हैं वो सामने, इसमें आंसर सामने दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर ये आती है इजी नोट्स आपका आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप, फुल ऑब्जेक्टिव इजी नोट्स है ये, और इसमें जो आंसर है वो हमने इसके आंसर शीट भी नीचे दे दी है, उसको काटा नहीं है, और आंसर को टिक भी करवा दिया है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे। तो अब आपके पास समय पर्याप्त है, आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता है बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है। तो बालक का सर्वांगीण विकास हुआ नहीं हुआ, उसका मानसिक विकास कितना हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें उसके व्यवहार से पता लगती हैं, है ना। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं एकदम से लंबे हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा समझदार आदमी होगा। जैसे ही मुझसे बात करते हैं उसका मुंह खुलता है, पता लग जाता है कि इसकी सोच समझ क्षमता कितनी है, इसकी भाषा कैसी है ना, इसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसकी बुद्धि कितनी डेवलपमेंट हुई है, उसका मुंह खोलते ही पता लग जाता है ना। तो ये पता लगता है उसके व्यवहार से, है ना, जब वो बिहेव करता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है। देखिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है 3 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तो सब पढ़ें सब बढ़ें ये SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो योजना है इसको बढ़ावा देने के लिए ये बात कही गई है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है। प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। गुरुकुल का मतलब क्या होता है। गुरुकुल का मतलब होता है गुरु का परिवार। क्या होता है, गुरु का परिवार या फिर गुरु का वंश, ये होता है गुरुकुल का मतलब। और गुरुकुलों में ही शिक्षा दी जाती थी। अभी तक हमारा चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था। प्राचीन काल में विद्या का जो संस्कार है वो ओम नमः सिद्धम से प्रारंभ होता था। कब, किससे, ओम नमः सिद्धम से शुरू होता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आपके ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, वेद, वेदांग, व्याकरण,
साहित्य, छंद, निरुक्त, कल्प ज्योतिष है, गणित है, चिकित्सा है, ये सभी जो विषय थे वो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के सिलेबस में इंक्लूड थे। भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण की? तो जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है इसने ब्रिटिश काल में आकर के एक नई दिशा को ग्रहण किया। किसमें? ब्रिटिश काल में आकर के नई दिशा को ग्रहण किया। ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट E.M. बूटर का है। किसका है? E.M. बूटर का। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता क्या है? अगर बात करेंगे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता की, तो इसमें शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। और जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, है ना, उसमें वैदिक शिक्षा की क्या, पुरानी नहीं, सॉरी क्वेश्चन गलत पड़ गए, वर्तमान यानी कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है इसमें वैदिक शिक्षा की क्या उपयोगिता है? वैदिक शिक्षा की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लाई गई, रखी गई या उससे ली जा रही हैं? तो एक तो शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, ये पहले भी प्रचलित था, आज भी प्रचलित है। शिक्षा का संकुचित अर्थ अलग है, व्यापक अर्थ, दोनों अर्थों में शिक्षा है। विस्तृत पाठचर्या और विशिष्टीकरण का भी शुभारंभ यहाँ पे होता है। तो ये सारे ही उपयोगिताएं हमें वैदिक शिक्षा प्रणाली से मिलती जुलती हैं हमारी। प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास करना, नैतिक और चारित्रिक विकास करना, स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन होना, ये सारे ही प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे। क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्राचीन भारत में शिक्षा की मुख्य विशेषता, एक तो शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा का विशिष्टीकरण भी था, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास किया गया। ये सभी प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था? प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान गुरुकुल होता था। गुरुकुलों से ही बालकों को शिक्षा प्राप्त होती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम और अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अंतिम और अति महत्वपूर्ण उद्देश्य था मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना, मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति करना। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा चैप्टर सेकंड शुरू होता है। अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे चैप्टर सेकंड के रहेंगे, वैदिक काल के रहेंगे, क्योंकि चैप्टर सेकंड का नाम ही वैदिक काल है। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, वेदों के बारे में भी आप ठीक से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि वो एक आधा क्वेश्चन वेदों से रिलेटेड मिल ही जाता है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो भैया सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये कैसा वेद है? सबसे पुराना। ठीक है, कितने साल पहले? 3500 साल पहले लगभग इसकी रचना हुई थी, और ये देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। कौन? ऋग्वेद। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1028 प्रार्थनाएं हैं, और उनको सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहे ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो एक बहुत अच्छा वाक्य है अस्तो मा सद्गमय, वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। यजुर्वेद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर यजुर्वेद की बात करें तो युज का अर्थ होता है यज्ञ। युज का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यज्ञ की विधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, और यजुर्वेद की भाषा जो है वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहते हैं। थोड़ा सा अथर्ववेद के बारे में जान लें। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने? अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें रोग, उसके निवारण के रूप में जादू टोने आदि की जानकारी दी गई है। किसमें? अथर्ववेद में। सामवेद, सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद की रचना ऋग्वेद में जो दिए गए मंत्र हैं उनको गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से सामवेद की रचना की गई थी कि वो उन मंत्रों को गाया जा सके। सामवेद की रचना का ज्ञान करने वाले को उद्गात्र कहते हैं। ठीक है, उद्गात। आपसे क्वेश्चन पूछ ले सामवेद की जो रचनाएं हैं उनका ज्ञान करने वाला, उनका गान यानी कि संगीतबद्ध करने वाले को उद्गात्र कहते हैं।
इतने सारे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ए राइट हो जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वह तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक और लौकिक जगत में, आध्यात्मिक और इस भौतिक जगत में सामंजस्य स्थापित करना था और धर्म की व्यवस्था के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्त करना भी था। तो इस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति जो है ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। किसमें? वैदिक काल में। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? देखिए, गुरुकुल में जो प्रवेश होता था वह बच्चों की आयु के अनुसार होता था। मैंने पहले भी आपको बताया है। यहाँ पे जो बच्चा 8 वर्ष का होता था, किसका? 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश होता था। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश होता था और 10 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश होता था। ठीक है, क्षत्रिय बच्चों का 10 वर्ष की अवस्था में, और वहीं पर 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश हुआ करता था। ठीक है, और जब बच्चे का प्रवेश होता था गुरुकुल में, तब उस समय प्रवेश के समय बच्चों का जो संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार नाम दिया गया। ये पॉइंट आप रट लीजिएगा। ठीक है, गुरुकुलों में जो है, गुरुकुलों में बच्चों को प्रवेश आयु के अकॉर्डिंग मिलता था। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश होता था, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बच्चों का, यहाँ पे 11 भी लिखा सकता है, 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश होता था और प्रवेश के समय उनका उपनयन संस्कार भी हुआ करता था। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? गुरुकुल में प्रवेश के समय बालकों का क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। और विद्या की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार, समावर्तन या कहीं कहीं आपको ये समापवर्तन भी लिखा हो मिलेगा। जब बालक गुरु के घर से विद्या की समाप्ति कर अपने घर वापस लौट रहे होते थे तब उनका संस्कार समावर्तन संस्कार होता था। देखिए, यहाँ पे 3 संस्कार वैदिक काल से संबंधित हैं। वैदिक काल से संबंधित 3 संस्कार हैं। पहला संस्कार विद्यारंभ संस्कार, पहला विद्यारंभ संस्कार, जब बालक विद्या शुरू करता था। ठीक है, और जो विद्यारंभ संस्कार है ये 5 वर्ष की आयु में होता था। दूसरा है उपनयन संस्कार, जब बच्चा उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाता था, उपनयन संस्कार होता था यहाँ पे। तीसरा संस्कार, जब वो शिक्षा पूरी करके अपने घर लौटता था तब उसका समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, समावर्तन संस्कार। ये तीनों ही संस्कार वैदिक काल से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध काल में अलग संस्कार हो रहा है, आगे जो मुस्लिम शिक्षा है मध्यकाल उसमें अलग संस्कार हो रहा है, तो आप भूलेंगे नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था? विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पहले बच्चे का संस्कार होता था कौन सा? यहाँ पे उपनयन संस्कार। जो बच्चा विद्या शुरू कर रहा है तो उससे पहले उसका उपनयन संस्कार हो रहा है। विद्या की समाप्ति पर उसका समावर्तन संस्कार हो रहा है। बिस्मिल्लाह तो ये मध्यकाल में मुस्लिम काल में संस्कार हो रहा है। पबजा संस्कार आपका बौद्ध काल में होता था। पबजा संस्कार कब होता था? बौद्ध काल में पबजा हो रहा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन कहता है कि पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या, एक तो परा और दूसरी अपरा में विभक्त किया गया। परा का अर्थ क्या है यहाँ पे? पराविद्या। पराविद्या का अर्थ है ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसका बोध कराना था। वहीं पर अगर अपरा पूछ रहा है, अपरा का अर्थ, तो अपरा का अर्थ समाज विद्या यानी कि उसके लौकिक स्वरूप से था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे वैदिक काल में पराविद्या पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। और पराविद्या का मतलब था व्यक्ति को ईश्वर से कनेक्ट करना, आध्यात्मिक विकास करना व्यक्ति के अंदर। ये पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण संस्था टोल में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण संस्था टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। किसकी? संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार विद्या की समाप्ति पर यानी कि शिक्षा पूरी होने पर जब बालक अपने घर लौट रहा होता था
तब उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था शिक्षा पूरी होने पर। परिव्राजाचार्य क्या है? देखिए, भ्रमण करने वाले आचार्य को परिव्राजाचार्य कहा गया है। भ्रमण करने वाले आचार्य को परिव्राजाचार्य कहा गया है। वैदिक शिक्षा की विशेषता ये है कि यहाँ पे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, उस पर बल दिया गया है। बाहरी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए शिक्षा, निःशुल्क होनी चाहिए शिक्षा। ये सभी जो है वैदिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार क्या था? प्राचीन भारतीय शिक्षा के अगर आधार की बात की जाए तो इसमें जो वेद हैं ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के आधार माने जाते हैं। कौन? वेद। वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ वह ऋग्वेद से माना जाता है। कहाँ से? ऋग्वेद से वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था, ब्राह्मणों का आधिपत्य था। प्यारे दोस्तों, किनका आधिपत्य था? ब्राह्मणों का आधिपत्य था। इसलिए कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनको ब्राह्मणीय शिक्षा या हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा या फिर हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है वह मुख्यतः ऋग्वेद पर आधारित थी। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ये हमारा किस अर्थ में हुआ है? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। यानी कि वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में हुआ है। वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या था? मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। वेरी गुड। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वह मौखिक थी। कैसी शिक्षा थी? मौखिक शिक्षा थी। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना। ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास करना वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस पूरे हो जाएं फिर हम अभी अपने नोट्स से थोड़ा वैदिक काल आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा जो दी जाती थी वह गुरुकुल में दी जाती थी। किस में दी जाती थी? गुरुकुल में। वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? तो ये 2 रूपों में बटी थी। वैदिक कालीन शिक्षा 2 रूपों में बटी थी, एक तो पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? विद्यारंभ संस्कार जब बालक लगभग 5 से 6 वर्ष का होता था तब उसका विद्यारंभ संस्कार होता था। कितने वर्ष का? 5 से 6 वर्ष का। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? सद्गुण ही ज्ञान है, यह जो कथन है हमारा वह किसका है? सुकरात का है। किसका स्टेटमेंट है? सुकरात का है। विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराने का जो काम होता था वह पुरोहित का हुआ करता था। किसका होता था? विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराने का काम पुरोहित का हुआ करता था। ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वह राइट हो जाएगा। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का परिवार या फिर गुरु का वंश। इसको ये होता है गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ। गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। गुरुकुल की जो स्थापना है वह कहीं जो है कि सरोवर के निकट वन में की जाती थी कि जहाँ तालाब हो, पानी की सुविधा हो, वन हो, शांति हो, ऐसी जगह पे गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का काम था कि क्या काम था? आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन। ठीक है, क्या काम था गुरु का काम था आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन। इतनी बात क्लियर होती है। अब थोड़ा आगे आपको पढ़ाते हैं। ये वन लिनियर कंटेंट है, थोड़ा इसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, वेद शब्द का जो जन्म है वो विरद धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। विरद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद का शाब्दिक अर्थ है जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा से आशय वेद कालीन शिक्षा से, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा मूलतः वेदों पर आधारित थी। वैदिक कालीन शिक्षा किस पर आधारित थी? वेदों पर आधारित थी। और जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? ब्राह्मणों का। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसको ब्राह्मणी शिक्षा या फिर हिंदू शिक्षा का नाम भी दिया है। ओके, और आपको बताते चलें कि वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। विद्यार्थी को एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। 12 वर्ष तक जो बालक अध्ययन करता था उसको 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले स्नातक कहलाते थे। 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले बसु कहलाते थे। 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले रुद्र कहलाते थे और 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले आदित्य कहलाते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है
कि जो है कि वैदिक कालीन शिक्षा में 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाला बालक क्या कहलाता था? रूद्र कहलाता था। क्या कहलाता था? रूद्र कहलाता था। ठीक है। ऋग्वेद को आदिवेद के रूप में स्वीकार किया गया है, जो मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। कौन सा वेद ज्ञान कांड की व्याख्या करता है? ऋग्वेद ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। देखिए, दो तरह की शिक्षा थी, एक तो पराविद्या थी, दूसरी अपराविद्या थी। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराना होता है। अपरा का अर्थ समाज विद्या अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक बल पराविद्या पर दिया जाता था, क्योंकि धर्म का अर्थ, काम और मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। ओके। उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों को प्रवेश मिलता था गुरुकुल में, 10 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों को प्रवेश मिलता था, 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में हुआ करता था, और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार भी होता था। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कंटेंट है आपके सामने, आप इसको लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक गोल्डन चांस, सुनहरा मौका मिला है, तो उसको आप छोड़िएगा नहीं और आसानी से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। 9628182649 ये नंबर है। फटाफट मैसेज करके नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।